हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इतिहास के खास चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। बच्चों, प्रतिवर्ष आप देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और देश के नाम संदेश देते हैं। क्या आप जानते हो ये लाल किला किसने बनवाया? ठीक बच्चों, ये लाल किला मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया। ये मंगोल कौन थे बच्चों? ये मध्य एशिया से आए हुए मंगोल जाति थी और इनको हम मानते हैं कि ये पिता की तरफ से तैमूर के वंशज थे और माता की तरफ से चंगेज खां के वंशज थे। ये अपने आप को तैमूरी कहलाना पसंद करते थे क्योंकि तैमूर को वो एक महान शासक मानते थे। 1404 में उसकी मृत्यु हुई और उससे पहले वह 1398 में दिल्ली पर उसने कब्जा किया था, जबकि चंगेज खां को ये एक क्रूर शासक मानते थे और एक हत्यारा भी मानते थे। मुगल शासक तैमूर के साथ ये सब अपनी अपनी चित्र बनवाकर अपनी वंशावली का प्रदर्शन भी करते थे। इन मुगल शासकों ने कई सैन्य अभियान किए। अब ये भारत में अपना साम्राज्य इन्होंने किस तरह स्थापित किया? भारत बच्चों एक बहुत बड़ा उपमहाद्वीपीय क्षेत्र है। इसमें बहुत सारी जातियां, धर्म, भाषाएं और बहुत बड़ा संस्कृति वाला क्षेत्र होने के कारण कोई भी शासक यहाँ पर एक बड़ा साम्राज्य इतनी आसानी से स्थापित नहीं कर सकता था। तो आज हम देखेंगे कि मुगलों ने किस प्रकार भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। बच्चों, प्रथम मुगल शासक बाबर, ये 1494 में फरगाना का उत्तराधिकारी तो बन गया जब इसकी आयु 12 वर्ष थी, परंतु उसके शत्रु उज्बेकों ने उसे वहां से खदेड़ दिया। वह अपने कुछ साथियों को लेकर काबुल चला गया और काबुल में अपनी शक्ति बढ़ाकर इसने काबुल पर कब्जा कर लिया। वहां से भी ये निकलकर 1526 में दिल्ली की तरफ बढ़ा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। बच्चों, आपको ये बता दें कि इसी लड़ाई में पहली बार युद्ध तोपों और गोलाबारी का बाबर ने इस्तेमाल किया था। इस प्रकार बच्चों, बाबर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब हो गया। बाबर के बाद उसके बेटे नसरुद्दीन हुमायूं ने बाबर के साम्राज्य को और आगे बढ़ाया, परंतु शेरशाह सूरी से पराजित होकर वह ईरान चला गया और वहां से दोबारा 1555 में शेरशाह को हराकर शासक बना। एक वर्ष बाद ही उसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। हुमायूं का पुत्र बच्चों जलालुद्दीन अकबर महान शासक था जिसने साम्राज्य को विस्तार के साथ ही शक्तिशाली और समृद्ध भी बनाया। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब ये योग्य शासक बने। इनके समय विस्तार की गति धीमी तो रही, परंतु शासन के विभिन्न तरीकों को अपनाया गया, जिनमें प्रशासन और कराधान के प्रभावशाली तरीके भी शामिल थे। मुगल शक्ति की झलक बच्चों दरबार में देखने को मिलती थी। इन दरबारों में राजनीतिक पैंतरेबाजी होती थी। अपनी अपनी हैसियत के लिए सैन्य शक्ति और बल प्रदर्शन के आयोजन भी किए जाते थे। बच्चों, ये थी मुगल वंशावली। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, अपितु सभी पुत्रों को बराबर अधिकार होता था। बच्चों, मुगलों ने अनेक सैन्य अभियानों के द्वारा उनकी सत्ता को न मानने वाले राजाओं को हराया। कुछ राजाओं ने तो अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त कर लिए, कुछ ने विरोध भी किया। जैसे मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों का विरोध करते रहे, अंत में हार भी गए, तो भी मुगलों ने उन्हें सम्मान दिया और उनकी सारी जागीरें वापस कर दी। धीरे धीरे मुगलों ने विभिन्न सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त किया। कई सरदार तुर्की थे, ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों को भी दरबार में स्थान दिया गया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदारों को कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। इन्हें सेना की जिम्मेदारी दी जाती थी, जिसके लिए वे
घुड़सवार रखते थे और वे सवारों को ट्रेनिंग देते थे, सैनिकों के घोड़ों पर स्टैंप लगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इसके बाद ही शासक इनका वेतन देता था। मनसबदार का वेतन भूमि के टुकड़े के रूप में होता था, अर्थात उनको एक भूमि का टुकड़ा सौंप दिया जाता था कि आप वहां से टैक्स एकत्र करते रहो, जिन्हें जागीर कहते थे। ये इक्ता प्रणाली पर आधारित होता था। जो टैक्स इकट्ठा करते थे बच्चों, ये इक्ता प्रणाली कहलाती थी। इसका अर्थ था उपज का 10वां भाग। ये मनसबदार अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे, राजस्व भी उनके नौकर ही एकत्र करते रहते थे। औरंगजेब के शासनकाल में इनका वेतन इस राजस्व से कम होता था, क्योंकि अब मनसबदारों की संख्या तो बढ़ती गई और जागीरों की संख्या कम होती गई। अब एक शब्द आता है बच्चों, जबत और जमींदार। मूलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था, जिसने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतें और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। पूरी भूमि जो उसके अंतर्गत आती थी, उसने उनका सर्वे किया और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद कर के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को बच्चों जब्त कहा जाता था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार शक्तिशाली हो गए और उन्होंने किसानों से मिलकर आपस में गुटबंदी कर ली और मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन्हीं को बच्चों किसान विद्रोह का नाम दिया गया। मुगल शासक अकबर, जिसे महान अकबर भी कहा जाता है, उसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। बच्चों, अकबर जब 13 वर्ष का था तो ये सम्राट बन गया था। इसके करीबी मित्र अबुल फजल थे, जिनको अकबर ने आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। बच्चों, एक बात और आपको बता दें, अकबर खुद पढ़ना लिखना नहीं जानता था, परंतु उसकी सभी धर्मों की पुस्तकों को पढ़ने और समझने के लिए बहुत रुचि थी, इसलिए उसने उनको कंठस्थ याद किया हुआ था। अब जब इनके मित्र अबुल फजल ने इनका इतिहास लिखा तो उसको 3 जिल्दों में लिखा, जिसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है। दूसरी जिल्द में आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिक विवरण है। अकबर की नीतियां बच्चों, इनका वर्णन अकबरनामा और आईने अकबरी में दिया गया है, जिसके अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे। ये राजनीतिक और सैनिक दोनों कार्य करते थे। प्रांत के वित्तीय अधिकारी को दीवान कहते थे। कानून और व्यवस्था सूबेदार कुछ अधिकारियों की मदद से चलाता था। ये अधिकारी कौन कौन थे बच्चों? बख्शी, सदर और फौजदार और साथ में कोतवाल थे। अकबर के अभिजात बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे। अब युद्ध अभियानों पर जाते थे, इसलिए सेनाओं की आवश्यकता भी पड़ती थी। इन सेनाओं पर ही बहुत सारा टैक्स का पैसा खर्च हो जाता था। ये शासक के वफादार होते थे, किंतु बच्चों धीरे धीरे इनकी वफादारी कम होती गई और ये 17वीं शताब्दी तक आते आते अपने निजी हितों के कारण इन्होंने उनका कहना मानना और उनके आदेशों का पालन करना बंद कर दिया। अकबर की रुचि विभिन्न धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने में, रीति रिवाजों को जानने में थी, इसीलिए उसने सभी धर्मों के विद्वानों, धर्म गुरुओं से धर्म के मामले में 1570 में इबादत खाना में चर्चा की। अब ये चर्चा किस बारे में थी? कि उनकी नीतियों के बारे में, क्योंकि अकबर एक समान नीति लाना चाहता था जो सब जगह लागू हो, जिसमें सच्चाई हो, न्याय हो और शांति पर बल हो। अकबर के इस सुलह कुल के विचार को
अबुल फजल, जो उनका मित्र भी था और लेखक भी था, उसने रूप दे दिया और बाद के राजाओं ने, जो जहांगीर और शाहजहां हुए, इस सिद्धांत को अपनाया। बच्चों, अब बात करते हैं 17वीं शताब्दी और उसके बाद मुगल साम्राज्य। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, क्योंकि जो उनके उत्तराधिकारी थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे और ज़्यादातर पैसा कुलीन वर्ग के हाथों में एकत्र होने के कारण वो शक्तिशाली हो गए और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य समाप्त होने लगा। कुछ सेवकों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। जो जमींदार और राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी थे, उन्होंने राजस्व एकत्र करके राजाओं को देना बंद कर दिया। कुछ ने नए वंश स्थापित कर लिए। हैदराबाद और अवध स्वतंत्र हो गए। कई प्रांतों ने अपनी अलग पहचान बना ली। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। बच्चों, ये आपने अपना चैप्टर में देखा। इसके बाद आप इसमें दी गई वर्कशीट को अवश्य करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।